से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से ज़मीने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। हर वो महिला जो छोटे कदमों से बड़ा बदलाव लाती है, वही बनाती है अपना आसमां। नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली और आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम अपना आसमान। दिल्ली की सड़कों से लेकर संसद की सीढ़ियों तक आज की हमारी प्रेरणादायक अतिथि ने न सिर्फ अपनी पहचान बनाई है, बल्कि हजारों महिलाओं के लिए एक नई राह भी बनाई है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर पार्षद, मेयर और अब लोकसभा सांसद तक का उनका सफर नारी नेतृत्व की बुलंद उड़ान का प्रतीक है। जी हां, आज अपना आसमां में हम मिल रहे हैं कर्म की मिसाल कमलजीत सहरावत जी से, जो वेस्ट दिल्ली से लोकसभा की सांसद हैं और सशक्त आवाज हैं, जमीन से जुड़ी नेता हैं। आइए स्वागत करें हमारी आज की मेहमान का। बहुत बहुत स्वागत है मैम अपना। और इसी के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है अंबेडकर विश्वविद्यालय की युवती शक्ति। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और हर बार की तरह आपका भी स्वागत है, जो हर बार बिल्कुल सही समय पर आप टीवी सेट के उस पार पहुंच जाती हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि आपका अपना कार्यक्रम अपना आसमां का समय हो गया है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सफर की, संघर्ष की और संसद तक पहुंचने की। कमलजीत जी, बात करूंगी बचपन से, जब एक नन्ही सी परी का जन्म हुआ। आप एक सिंगल चाइल्ड हैं और वो भी सिंगल डॉटर। जब आपका जन्म हुआ तो परिवार में माहौल कैसा था? मैं एक बहुत ही मीडियम क्लास से आती हूँ और मेरा जन्म जब हुआ लड़की के रूप में, मध्यम क्लास में एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने के बाद भी, उस समय पर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत खुशी से, जैसे कि बेटे की खुशी उस समय होती थी, बेटी के रूप में मेरा पालन पोषण किया। उन्होंने मुझे स्वीकार किया और मुझे उसी तरह से बचपन मिला जैसा कि उस जमाने पे लड़के को मिलता था। मे भी आज जो जनरेशन बैठी है, इनके लिए लड़के लड़की में भेद नहीं होगा। ये तो पिछले 10-15 साल से थोड़ा फ़र्क आया है, वरना उससे पहले काफ़ी अंतर होता था। लेकिन ये भगवान का मुझ पर आशीर्वाद रहा कि मेरे माता पिता मुझको लेकर बहुत, बेटी को कैसे पढ़ाना है, लिखाना है, इसको लेकर बहुत कॉन्शियस थे और उन्होंने मुझे हर वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया जो उस समय होना चाहिए था या जिसकी मुझे जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती रही। तो बेटी के रूप में मैंने अपने परिवार में कभी कोई स्ट्रगल नहीं किया। मैम, जैसे हम लोग अमूमन कहते हैं घर परिवार में कि अगर बेटी है तो वो पिताजी की बहुत लाडली होती है। अमूमन घर परिवार में बेटियां अपने पिताजी से सारी बात भी कर लेती हैं, सहज अनुभव करती हैं, जो आज के दौर की अगर मैं बात करूं। लेकिन अगर मैं उस दौर की बात करूं जहां पर बेटा और बेटी में फ़र्क भी किया जाता था, लेकिन आपके जन्म पर न केवल एक्सेप्टेंस थी, एक खुशी भी थी परिवार में। क्या आपका बचपन भी वैसा था? आप क्या पिताजी के करीब थी या माता जी के करीब थी? कैसे रहे वो इनिशियल, अगर मैं चाइल्डहुड डेज के बारे में बात करूं? अगर हम उस दौर की बात करें तो हर मध्य वर्गीय परिवार में, या मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरे भारत में पिता बच्चों के बहुत अप्रोचेबल नहीं थे। सब जगह था, क्योंकि सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरी रिश्तेदारी में, मेरे घर मोहल्ले में फादर एक बहुत अलग फैमिली में ऐसे स्थान पे रहते थे जिनसे कम्युनिकेट करना जरूरत नहीं होती थी या आसान नहीं होता था। तो जो मीडियम होती थी वो मदर होती थी, और सिर्फ मेरे साथ नहीं था, जैसा मैंने कहा मेरे बाकी फ्रेंड्स के यहाँ पर भी था। तो फादर अफेक्शनेट थे, लेकिन फादर की क्लोजनेस मदर की अपेक्षा ज़्यादा नहीं थी जितनी एक फादर की होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे हर मौका दिया। लेकिन अगर मुझे कुछ बात करनी है, कुछ भी कहना है, या मैं करीब से किसी के थी, तो मदर थी। तो फादर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते ही थे। मतलब पिताजी तक बात पहुंचाने के लिए माताजी के थ्रू होकर जाना पड़ता था। सीधा बातचीत उस टाइम में होती नहीं थी। ये तो आज के ज़माने की एक बहुत अच्छी अचीवमेंट ये है कि फादर रीचेबल हो गए हैं आज की डेट। हमारी टाइप में नहीं थे, लेकिन वो बहुत अच्छे थे, बहुत उन्होंने मुझे बढ़ाया। बट इतना होने के बाद भी
मेरी क्लोजनेस मदर से रही, फादर के उतने क्लोज नहीं थी। मैम, आज लोकसभा सांसद कमलजीत को सभी लोग जानते हैं, एक सशक्त आवाज, एक सशक्त नारी। लेकिन नन्ही सी कमलजीत के क्या सपने थे? क्या वो सच में सांसद बनना चाहती थी या उनके सपने कुछ और थे? जिंदगी अपने आप मुड़ती चली जाती है, आप सोचते कुछ है, होता कुछ है, और फाइनली आप कहीं पहुंचते हैं। मैं उसका एक लाइव एग्जांपल हूँ। मैं अपने बचपन में आईपीएस बनना चाहती थी, आईएएस भी नहीं बनना चाहती थी, आईपीएस बनना चाहती थी। और उस समय मेरे एरिया में जो लगी थी हमारी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर किरण बेदी जी थी, और उनकी जो फर्स्ट टाइम की पोस्टिंग थी वो बहुत डायनेमिक लेडी की थी। बिल्कुल। तो मुझे ये नहीं पता था कि वो क्या है, मुझे सिर्फ ये पता था एक किरण बेदी है, वो इतनी डिसिप्लिन्ड है, वो इस तरह से काम करती हैं। शायद मैं फर्स्ट सेकंड में रही होंगी, बहुत छोटी। तो उस समय मुझे मेरे स्कूल टीचर ने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो। तो मुझे नहीं पता था कि वो डीसीपी हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं किरण बेदी बनना चाहती हूँ। तो मेरा स्कूल में नाम किरण बेदी पड़ गया कि मुझे पता ही नहीं, अब छोटे बच्चे को क्या पता कौन सी पोस्ट ब्यूरोक्रेसी में क्या होती है। तो मेरी चाहत तो हमेशा एक कंट्री को सर्व करने की जरूर थी, लेकिन नॉट एज अ पॉलिटिशियन। वो फोर्स में जाकर कंट्री को सर्व करने की थी। और इसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ती रही। खेलकूद हर चीज़ में ठीक थी। जब मैं पुलिस सोचती थी बनने के लिए, ऑब्वियसली फिजिकल फिटनेस पूरी रही होगी, पढ़ाई में भी ठीक थी। बट मेरी पूरी एजुकेशन में, मेरा गवर्नमेंट स्कूल रहा, तो मेरे गवर्नमेंट स्कूल में मेरी एजुकेशन हुई। मुझे टीचर्स का बहुत साथ मिला। और मैं आज भी कहती हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आप टीचर को समर्पण कर देते हो तो टीचर भी आपको समर्पण कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत अच्छा आपको मोटिवेट करती हैं, आपको गाइडेंस करती हैं। तो मैं लकी रही कि हम 4 फ्रेंड्स का ग्रुप था और हम चारों अपनी क्लास टीचर की, सब्जेक्ट टीचर्स के फेवरेट होते थे। और ड्यू टू दैट हमें स्कूल में भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला। मेरी स्कूल की प्रिंसिपल वो बहुत स्ट्रिक्ट थी और उसी की वजह से आज हम सब यहाँ पर हैं। बहुत से स्कूल थे लेकिन हमारी प्रिंसिपल बिल्कुल, उनका आसपास के स्कूलों में नाम था कि शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। टीचर्स भी उनसे डरते थे, बच्चे तो छोड़ दीजिए। तो लेकिन उनका वो स्ट्रिक्ट बना, आज मैं सोचती हूँ कि उनका स्ट्रिक्टनेस आज हमें यहाँ तक पहुँचा पाई। तो इस तरह से स्कूलिंग हुई, फिर कॉलेज हुआ, बीकॉम ऑनर्स किया, फिर एमकॉम किया, बीएड किया। लेकिन यहाँ तक आते आते शायद लाइफ चेंज हो गई। पुलिस फोर्स में कंपटीशन बहुत टफ था, नहीं हो पा रहा था। लेकिन इन द मीन टाइम मैं टीचर में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं कॉमर्स की पीजीटी कॉमर्स टीचर रही। बिल्कुल मैम, आप कॉमर्स टीचर रही और आप एक ऐसी समाज सेविका भी रही जिन्होंने हर उस बच्चे को पढ़ने के लिए मोटिवेट किया जो शायद जिनके सर पर छत नहीं थी या फिर वो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे। क्या ये शुरू से ही था, टीचिंग के टाइम से, या फिर समाज सेवा के चलते ये मन में आया कि उन बच्चों को भी एजुकेशन से जोड़ा जाए जो शायद इससे महरूम रह जाते हैं? मैं अपने स्कूल टाइम से ही, आज अगर मैं बात करते करते खुद को पीछे लेकर जाऊं तो मैं स्कूल टाइम से ही मेरा शायद ये स्वभाव रहा। मेरी गली में, जैसे मैंने आपको बताया, मैं बहुत हम मिडिल क्लास के थे और मेरे साथ में जो रहते थे वो और लो मिडिल क्लास के लोग भी रहते थे। तो ट्यूशन्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी। लेकिन जब मैं 11th में हुई तो मैंने अपनी गली के 10th के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। 12th में गई तो 11th को शुरू कर दिया। तो मेरे घर पे ऐसा रहता था कि जिसको भी कुछ पूछना है तो वो आ जाते थे। और क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे घर में कोई ऐसा रश नहीं होता था, तो वो मेरे साथ सोते भी थे, उठते, पढ़ते, बैठते। मेरे घर में ही एग्ज़ाम डेज में 5-6 बच्चे गली के आके रहते थे कि मैं पढ़ती रहती थी, वो भी पढ़ते रहते थे। कोई प्रॉब्लम आती थी तो मुझसे पूछ लेते थे। तो आज अगर पलट कर देखो तो मुझे हमेशा से लगा कि एजुकेशन वो चीज़ है जी जो आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करती है। बिल्कुल। और पूरी लाइफ में कभी शायद आपको महसूस ना हो, लेकिन आप कभी भी 2 चीज़ों में अंतर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एजुकेशन ने आपको कितना रीशेप किया है। बिल्कुल मैम। तो इसलिए एजुकेशन खुद की और औरों को देना, ये हमेशा मेरे एक करैक्टर में रहा कि मैं कैसे किसी को मोटिवेट करूं। और मेरे स्कूल में भी, क्योंकि मैं पीजीटी थी तो मेरे पास 11th-12th क्लास होती थी, तो भी एक्स्ट्रा क्लासेस में यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी, आंसर्स कैसे लिखने, ये मेरा शौक होता था। और मैं बच्चे को कहती थी कि मेरे को एक एवरेज बच्चा दे दीजिए, उसके 80% नंबर आएंगे ही आएंगे, और थोड़ा सा अपर दे दीजिए तो उसके 90 से ऊपर आएंगे।
वो बशर्ते उतना पढ़ ले जितना मैं पढ़ा रही हूँ, मुझसे ज़्यादा होमवर्क नहीं चाहिए। तो मेरा एजुकेशन के लिए खुद की और औरों की बहुत ज़्यादा हमेशा से कॉन्शियस में रही हूँ। मैम, आपने कहा कि एजुकेशन हमें रीशेप करता है। आपने बहुत से बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, पढ़ने के लिए मोटिवेट किया। आप एक शिक्षिका के तौर पर आगे बढ़ रही थी। फिर ये शिक्षिका राजनीति की ओर कैसे मुड़ गई? हमेशा वो नहीं होता जो आप चाहते हैं या सोचते हैं। ज़िंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं कि जिस तरफ शायद आपने सोचा नहीं होता है, आप उस तरफ चले जाते हैं। मेरे परिवार में कोई भी पॉलिटिक्स में बिल्कुल। न था न है, मैं ही हूँ। लेकिन मेरी जब शादी हुई तो मैं जिस परिवार में भी शादी हुई, वहाँ पर संघ परिवार से जुड़े हुए मेरे परिवार के लोग थे। मेरा खुद क्योंकि मोटिवेशन था कि सामाजिक काम कैसे करें, तो मैं विश्व हिंदू परिषद में काम करने लगी। और विश्व हिंदू परिषद की इंटरनेशनल से लेकर बिल्कुल ग्राउंड तक की यूनिट्स होती हैं। तो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैंने वहाँ पे धीरे धीरे काम करना शुरू किया, तो ज्वाइन कर लिया, क्योंकि लोगों की मदद करना, हेल्प करना, उसमें यही सब होता है। और उस टाइम पे कुछ ऐसे इश्यूज आए, राम सेतु का इशू आया, बिल्कुल। कुछ ऐसे आए जिसमें कि संघ और बीजेपी को मिलकर उन इश्यूज को टेकअप करना पड़ा, क्योंकि उस समय की तत्कालीन सरकार ने एफिडेविट दिया था कि राम सेतु नहीं एग्जिस्ट करता है। तो हमें ये बताने के लिए कि राम हमारे आराध्य आज से हम कह रहे हैं नहीं है, वो तो हमारी सदियां बताती हैं। बिल्कुल। और राम सेतु एग्जिस्ट करता है। तो इससे बहुत से आंदोलन, बहुत से प्रोग्राम चले। फिर इसी तरह के कार्यक्रम होते होते पता नहीं मैं कब विश्व हिंदू परिषद से बीजेपी में आ गई। और जब बीजेपी में आई तो वहाँ पर भी मैंने बहुत एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में महिला मोर्चे की महामंत्री से शुरू किया। तो ये मेरी शुरुआत 2005-06 की बीजेपी में रही। मैम, अब मैं आपके पहले चुनाव की बात कर रही हूँ। 2008 में पहली बार आपने चुनाव लड़ा, लेकिन बहुत कम अंतर से ही सही, लेकिन आप हार गई। उस हार ने क्या आपको तोड़ा, या आपको फिर से खड़े होने के लिए प्रेरित किया, या बहुत कुछ सिखाया? क्योंकि हम अमूमन हम कहते हैं फेल एक्चुअली मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो उस हार ने क्या सिखाया? क्या आपको और परिपक्व बनाया? क्या हुआ उसके बाद? 2008 में मैंने मटियाला विधानसभा, जो आज भी दिल्ली की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उससे चुनाव लड़ा। मैं अपनी पार्टी, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक आम घर की बेटी जिसका कुछ पॉलिटिक्स में नहीं है, उसको विधानसभा की टिकट दी। लेकिन एरिया कहीं ना कहीं राजनीति पुरुष प्रधान है। तो जो मेरे सामने के कैंडिडेट थे वो उसी सीट से पहले से काम कर रहे थे। मैं काम कर रही थी पार्टी में। मैंने ज़मीन पे उस समय इतना, क्योंकि मेरा टाइम नहीं हुआ था कि मैंने ज़मीन पे काम किया हूँ, मैं पार्टी के लेवल पे थी। और वैसे भी जब तक आप चुनाव नहीं लड़ते तब तक आप ग्राउंड पे होते भी नहीं हैं। तो वो चुनाव मेरा रह गया। लेकिन उस चुनाव ने मुझे एक चैलेंज दिया। मेरे वोट आए 48,000, जीतने वाले क्या आए 52,000। मुझे लगा कि ये 5 साल उन 48,000 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है और मुझे उनके लिए काम करना है। मैंने उनके लिए काम किया। मुझे लगा जब तक कोई अगला नहीं आएगा, जब तक इनके तो मैं ही विधायक हूँ, और मैंने उसी लेवल पे काम किया। लेकिन इसमें मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने एरिया के लोगों के। उन्होंने जीते हुए कैंडिडेट से ज़्यादा मुझे अपनापन दिया, मुझे मोटिवेट किया, हर प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं गई तो बहुत सम्मान दिया। तो आपका हौसला बनता रहता है। बिल्कुल। अगर वहाँ पे मेरी क्षेत्र की जनता अगर मुझे इग्नोर कर देती तो शायद मुझे हिम्मत नहीं आती। लेकिन उन्होंने जीते और हारे में, शायद उसका रीज़न ये रहा कि मैं बेटी थी, मैं बहन थी, तो उन्होंने मुझे उसी लेवल पे, हार में बेशक गई लेकिन रिस्पेक्ट में और अपनेपन में कभी कोई कमी नहीं करी। उसकी वजह से मेरी मोटिवेशन बनी रही। इन द मीन टाइम मैं अपनी पार्टी की, हमारी 2009 में जो हमारे ओम प्रकाश कोहली जी हैं, बहुत आदरणीय, बहुत सम्मानीय हमारे नेता थे, बिल्कुल डिफरेंट उनकी आइडियोलॉजी थी। उनके साथ मैं प्रदेश की टीम में एज ए सेक्रेटरी आ गई। जी। फिर तो आप प्रदेश की टीम में आते हो तो आपको बहुत काम करने को मिलता है। तो वो जो हार थी वो एक तो जनता ने मुझे महसूस नहीं होने दी, दूसरा मेरी पार्टी ने मुझे आगे बढ़ा दिया, तो और मुझे और काम करने का मौका दे दिया। तो वो हार कभी मुझे महसूस नहीं हुई। मुझे आज लगता है कि वो हार मेरी ज़िंदगी में शायद ज़रूरी थी, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। मैम,
नजफगढ़ की गलियों से, दिल्ली की सड़कों से होते हुए आज आप संसद तक पहुंच गए। लोगों का आपको साथ मिला, लोगों का आपको प्यार मिला। वो एक ही हार थी, उसके बाद तो निश्चित रूप से जीत ही आपके हमेशा दामन में आई। नाम भी आपका कमल जीत है। कमल को आपने जीत दिलाई, दिल्ली में आप बदलाव भी लेकर आई। लेकिन ये शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी, ग्राउंड लेवल से आप काम कर रही थी। संसद में जब आप पहुंची, यहाँ पहुंचने के बाद आपको किस मोड़ पे लगा कि हाँ, अब आपको सही रास्ता मिला है? कि देश की संसद एक वो स्थान है जहाँ पूरे देश को किस दिशा में बढ़ना है उसके निर्णय लिए जाते हैं। तो एक तो संसद में अपने आप में पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। दूसरी, वो समय और महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपको देश के उस नेता के साथ काम करने का मौका मिलता है जो इतिहास से बदलने के काम करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं दो तरह से सौभाग्यशाली हूँ। एक तो मुझे लोकसभा में मौका मिला, दूसरा मुझे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। देखिए 370-35 से बिल्कुल कितना बड़ा निर्णय पेंडिंग था, उन्होंने किया। तो वो नेता हमें कितना मोटिवेट करते हैं। फिर हमारा राम मंदिर, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको बनाया नहीं है, ऑनरेबल कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन जनता के अंदर इस भावना को भर के बनाने के लिए जो योगदान लोगों के सहयोग से आया वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का था। तो मैं उनसे बहुत मोटिवेटेड थी। तो जब मुझे इस लोकसभा में, हमारी 18वीं लोकसभा में मैं चुनकर आई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ वन नेशन वन इलेक्शन, बहुत बड़ा है, डिलिमिटेशन होना है बहुत सालों के बाद, बहुत बड़ा काम हो रहा है। आज देश 11वें नंबर से हम 4th नंबर पे पहुंच चुके हैं और अब 3rd पे हो गए हैं। इकॉनमी इतना हमारा आगे बढ़ चुकी है। आज हम डिजिटल की बात करें तो इंडिया डिजिटल में इतना आगे कि हमारा यूपीआई सिस्टम सबसे वर्ल्ड में बेस्ट है। तो ये जो काम अपने चारों तरफ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में होते हुए देख रही हूँ, वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मुझे लगता है कि हाँ, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से देश को दिशा दी जा सकती है। बिल्कुल मैम, खास बात ये भी है कि आपका संसद में अभिनंदन तब हुआ जिससे पहले नारी शक्ति वंदन हो चुका था जी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली से जब नारी शक्ति का वंदन हुआ, आपका संसद में अभिनंदन हुआ, नारी का आपने प्रतिनिधित्व किया। लेकिन आप तो महिला मोर्चा की जब अध्यक्ष थी तब भी आप प्रतिनिधित्व करती थी। नारी सशक्तिकरण के लिए ग्राउंड लेवल पे आपने काफ़ी काम किए। मैम, आप कोई ऐसी घटना साझा कर सकते हैं जिसने आपको कभी झकझोर दिया हो, इसके बाद आपको लगा हो कि इस बदलाव की ज़रूरत है? क्योंकि आपने प्रधानमंत्री जी की बात कही, वो भी अब विमेन डेवलपमेंट की बात नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। जी। तो ऐसे में कोई ऐसा पल जिसने आपके अंदर ये भाव ला दिया हो कि सच में एक बदलाव लाने की आवश्यकता है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, हम सब यहाँ पर जब विमेन की बात कर रहे हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप चाहें भी तो पुरुष को समझा नहीं सकते, लेकिन महिला को आप इशारा भी कर देंगे तो वो उस तकलीफ, उस दर्द को समझ लेती है। तो उसकी वजह से ये बहुत जरूरत थी कि एक्टिव जो महिलाएं हैं उनको पॉलिटिक्स में आने के लिए ग्रूम किया जाए। ये मेरी पार्टी की सोच भी है, मुझे भी मौका मिला। बिल्कुल। तो जब मुझे मौका मिला तो मैंने अपनी टीम को यही समझाया कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारी जनरेशन को स्ट्रगल ज़्यादा करनी होगी। हमसे आगे जनरेशन को वो बेस मिल जाएगा, लेकिन हमारी स्ट्रगल, क्योंकि हमें खुद को प्रूव करना है। अगर जब तक सोसाइटी में लेडीज़ नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं एक बात करती हूँ, जैसे मैं कॉलेज में मेरे को जाना था, तो मेरा जब एडमिशन हुआ तो मेरा कोएड कॉलेज में एडमिशन हुआ। उस टाइम पे इजी नहीं होता था कोएड कॉलेज में जाना। तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि देखो, हमारी गली से आप पहली जा रही हैं, लेकिन अगली जाएगी बेटी या नहीं जाएगी वो आप डिसाइड करेंगे, आप वहाँ क्या करेंगे। तो मैंने हमेशा इस बात को ध्यान रखा कि मेरे ऊपर सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मुझे अगर आगे लीड करने भेजा तो और भी इस रास्ते पर आए, मुझे इस रास्ते को इतना कंफर्ट बनाने के लिए उनको आगे लाना है या उनके लिए एक आदर्श रूप में खड़े होना है। मतलब रास्ते से कांटे हटाकर फूल बिछाने वाली आप पहली थी जो कोएड कॉलेज में गई? मेरी गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरी गली में मैं पहली थी जी, ठीक है ना। और उसके बाद आज मेरी जनरेशन बहुत आगे है मेरे गली मोहल्ले में। तो इसी तरह जब मैं पार्टी में आई तो मैंने अपने महिला मोर्चे में मैंने अपनी फ्रेंड्स को, जो मेरी साथी थी, मेरी टीम मेंबर्स थी,
तो मैंने उन्हें यही बात करी कि हमें खुद को तकलीफ बेशक पाले, लेकिन खुद को इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी पे डेवलप करना है। ऐसा नहीं कि हमें कोई हेल्प चाहिए तो फिर हम पुरुष की हेल्प मांगे। अब बस में जब चढ़ गए तो महिला के नाम पे सीट क्यों मांगेंगे? किसी बुजुर्ग के नाम पे मांगिए, कुछ और मांगिए। और है, अगर मान लीजिए सीट बिल्कुल खाली है तो बैठिए, लेकिन आपको मांगने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम भाई काहे को मांगेंगे? हमारे अंदर भी फिजिकल कैपेसिटी है कि हम खड़े रह सकते हैं। आप लेट हो रहे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्फिडेंटली अपना बस में ट्रैवल करें। आज तो बहुत चीज़ें बदली है, लेकिन मैं जिस समय की बात कर रही हूँ, तो ये जो चीज़ें हैं, मैंने अपनी टीम में इस बात को भरा कि आपको खुद को प्रूव करना है। और उसका एक बहुत बड़ा अंतर भी मेरी पार्टी ने मुझे मेरे ही टाइम में दिखाया। जब मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष थी तो मेरे साथ 2 जनरल सेक्रेटरी थी। तो जब हम तीनों ने निगम का चुनाव लड़ा, पार्टी ने तीनों को लड़ाया, मेरी टीम में से ऑलमोस्ट को लड़ाया, क्योंकि हम बहुत एक्टिव थे उस टाइम हमारी टीम। और मैं मेयर बनी तो वो दोनों भी मेयर बनी। उस टाइम दिल्ली में 3 मेयर थे। क्या बात है। तो ये कहीं ना कहीं कितनी बड़ी रिकग्नाइजेशन मेरी पार्टी ने हमारी टीम को दी, क्योंकि हमारी टीम ने मिलकर काम किया। कोई लीडर काम नहीं करता, टीम काम करती है। तो इस तरह की जो एक रहा, वो मेरी बुक में जुड़ते चले गए कि हाँ, मेरी टीम भी मेरे साथ प्रोग्रेस कर रही है। अच्छा मैम, आप मेयर बनी, जब मेयर के तौर पर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी थी, संवारने की, सजाने की, प्रदेश में बदलाव लाने की। काम बहुत ज़्यादा था, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एक बड़ा बदलाव लाने की आपने सोची हुई थी। उससे पहले आप काफ़ी एक्टिव मेंबर रही, आप जानती थी कि ग्राउंड वर्क क्या है और कैसे बदलाव आएगा। लेकिन दूसरी तरफ आपका परिवार भी था, एक बहू, एक पत्नी, एक माँ और फिर एक राजनीतिज्ञ, जिसके लिए सिर्फ परिवार नहीं, उसका पूरा समाज उसके लिए उसके परिवार की तरह है। इन सबके बीच में तालमेल बिठा पाना, टाइम मैनेजमेंट रख पाना, कितनी बड़ी चुनौती रही है? जैसे जैसे आप सक्सेस होते हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपका स्पेस उतना ही रहता है, टाइम उतना ही रहता है, लेकिन आपके चारों तरफ के एवेन्यूज खुल जाते हैं। यहाँ पर जब काम करना था तो मुझे लगा कि मेरा परिवार, क्योंकि मेरी बेटी के बोर्ड एग्जाम थे, तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट था कि उसका बोर्ड, अगर मान लीजिए मैं उसको गाइड नहीं कर पाई तो दिक्कत होगी। तो मेरा ये रूटीन होता था कि अगर मैं रात को 12-1 बजे भी घर पहुंचती थी तो मैं उसको जाकर पूछती थी, और बाय चांस उसके और मेरे सब्जेक्ट सेम थे। फिर मैंने कंप्यूटर साइंस भी किया हुआ है, मैंने लॉ भी किया हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो सारे सब्जेक्ट्स मेरे बच्चों ने आगे कैरी किए, लेकिन मैं हमेशा उनके साथ डिस्कशन में आज भी रहती हूँ। आज भी वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे आधा घंटा जरूर डिस्कस करती हूँ कि आपको क्या गाइड करना चाहिए, अगर आप ये एग्जाम दे रहे हो तो कैसे देना है, लॉ कर रहे हो तो कैसे करना है। तो वो जो मैंने अपनी क्वालिफिकेशन गेन की थी अपने टाइम पर, वो मैं उनको गाइड आज भी करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं एक लीडर हो गई तो मेरे बच्चों ने कोई किस्मत खराब नहीं होनी चाहिए कि माँ खो जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। माँ तो अपनी जगह होनी चाहिए, और फादर अपनी जगह होते हैं, माँ अपनी जगह होती है। तो मुझे आज भी इस बात की चिंता रहती है कि मैं जैसे भी टाइम निकालूं, मैं उनके साथ आधा पौना घंटा, चाहे रात को बैठूं चाहे सुबह बैठूं, लेकिन उनसे बैठ के डिस्कस करूं, कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या महसूस करते हो, क्या कैरियर चाहते हो, या आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें एज अ पॉलिटिशियन में आपको लीडरशिप रोल भी करना है, आपको पब्लिक को भी सेटिस्फाइड करना है, लेकिन आपको अपने घर में तो माँ के रूप में रोल निभाना ही पड़ता है, और निभाना ही चाहिए। मैम, क्या कभी बच्चे इस चीज़ को लेकर इमोशनल हुए, या उन्होंने कभी कमी महसूस की कि शायद जब हमें बहुत ज़रूरत होती है तो हमारी माताजी हमारे साथ उतना नहीं रह पाती, क्योंकि उनके लिए समाज के प्रति भी एक जिम्मेदारी है? क्या वो ये चीज़ समझ पाए, या कभी उन्होंने आपसे शिकायत की कि आप हमें उतना समय नहीं दे पाती जितना एक बच्चा ये उम्मीद करता है कि एक माँ उन्हें दे? देखिए, इसमें बहुत अच्छा जो मेरा रहा वो मेरे हस्बैंड के साथ रहा। तो जब मैं नहीं थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ पे अपने आप को खड़ा करके उनके साथ में जो उनको ज़रूरत थी पूरा किया। और बच्चे भी एक एज होती है, जब वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं तो उन्हें भी समझ में आने लग जाता है कि हाँ, मम्मी की और जिम्मेवारियाँ भी हैं। लेकिन मैं इसमें ये कहूँगी कि मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स, हस्बैंड, मेरी पूरी कज़न्स फैमिली, वो सब हमारा परिवार एक यूनाइटेड फैमिली है।
तो अगर मैं नहीं हूँ तो मेरी जगह अगर उनको कोई लेडी चाहिए तो मेरी ननंद होंगी या मेरी कज़न होगी, अगर उनको जेंट्स चाहिए तो फादर होंगे, ब्रदर होंगे, या फिर जो भी है वो होता है। तो ये एक जो न्यूक्लियर फैमिली वाला जो है ना, वो यहाँ पे बहुत गलत हो जाता है जी। आपकी जो ज्वाइंट फैमिली होती है वो आपको हमेशा हेल्पफुल होती है जी। क्योंकि आपको अगर प्रोग्रेस करनी है तो फिर आप एक नहीं है तो दूसरा उसको कर लेता है। तो मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली का ऐसे बहुत बड़ा रोल रहा जी। कि मेरे फैमिली में किसी को भी ये कभी महसूस नहीं हुआ, एक दूसरे को कंपनसेट हम कर लेते हैं। जी बिल्कुल। मैम, राजकुमार सर की ही बात करूंगी। आपने कहा कि आपके हस्बैंड ने आपको बहुत सपोर्ट किया। मैम, आपके पति आपके इस पूरे सफ़र में आपके साथी बने या आपका साया, और उनका सपोर्ट जो है वो आपकी लाइफ में कितना अहम रहा, कितना ज़रूरी रहा, और आप कितना ज़रूरी मानती हैं अगर एक परिवार में एक पति या पत्नी एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, कितना अहम है, कितना ज़रूरी है, खासतौर पर महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए? जब मैं स्ट्रगलिंग टाइम में थी तो राज जी मेरे साथी बने, और जब मैं एस्टेब्लिश हो गई तो मेरे साया बन गए, पीछे हो गए, क्योंकि उन्होंने मुझे आगे कर दिया। लेकिन जिस समय मुझे उनकी साथी के रूप में जो थी, मेरा स्ट्रगलिंग टाइम था, उस समय मुझे हर बात शेयर करने के लिए, क्योंकि तकलीफ़ में होते हैं आप स्ट्रगल टाइम में, तो वो बिल्कुल हर तरह से मेरे साथ रहे। लेकिन जिस दिन हुआ कि मैं मेयर बन गई, मैं आज MP हूँ, तो वो मेरे साथी नहीं है, वो कहीं मेरे साथ नहीं होते हैं, लेकिन वो मेरा साया जरूर है कि हमेशा मेरे पीछे होते हैं। उनके बिना ये सफ़र कितना अधूरा है? बहुत, शायद नहीं राजनीति का सफ़र शायद यहाँ नहीं होती, शायद यहाँ नहीं होती। मैं अपनी टीचिंग जॉब कर रही होती, क्योंकि टीचिंग जॉब को छोड़ के चैलेंज लेके आपको आगे बढ़ना, फैमिली में आपको 10 बजे 11 बजे आप एंटर कर रहे हो, आपको जाते ही वेलकम मिलना, ये नहीं होना कि ये काम रह गया, वो काम अपनी जगह परफेक्ट मिलना, और ज़्यादा मोटिवेशन मिलने कि ये और कर लो, तो शायद मैं इनिशिएटिव नहीं लेती, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली थी। तो जब फैमिली ने मुझे फ्री किया तो ही मैं आगे बढ़ पाई। अगर मैं इंडिविजुअल होती तो शायद मैं टीचिंग लाइफ में रहती, और वहाँ पे मैं बहुत खुश भी थी। मैम, अच्छा, एक बड़ी कॉमन सोच रहती है समाज में, आपने तो वो दौर भी देखा है जब लड़का और लड़की में फ़र्क किया जाता है, लेकिन पुरुष प्रधान इस समाज में बहुत कुछ बदला, आज हम बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संकुचित मानसिकता आज भी दिख जाती है, जहां पुरुष और महिलाओं में फ़र्क किया जाता है। खास तौर पर जब महिला आगे बढ़ती है तो जो मैम नीचे के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो शायद जो लेवल पुरुष के लिए रखते हैं वो महिलाओं के लिए नहीं रखते, उतना सीरियसली उनको नहीं लेते। क्या आपने कभी इस पूरे टेन्योर में ये फेस किया कि लोग आपको उतना सीरियसली नहीं ले पा रहे, या आपको कहीं प्रूव करना पड़ा हो कि यदि मैं महिला हूं तो मैं किसी से कम नहीं? देखिए, जब आप किसी भी कैरियर में एज अ महिला शुरू करते हैं तो मुझे लगता है हमें थोड़ा सा गेन करने में समय लगता है, ऐसा मुझे लगता है। हम अपनी पोस्ट में हैं, कोई हमारे खिलाफ नहीं बोल सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो DCP है वो DCP है, जो DM है, जो SDM है, मैं पॉलिटिशियन हूँ, हम अपनी जगह हैं, नोबडी डेयर कि वो हमारे सामने बोल पाए। लेकिन हम अपने व्यवहार से खुद की रिस्पेक्ट को बढ़वाते हैं। तो 1%, कोई माने ना माने, जैसा आपने कहा, एक स्टेप बिहाइंड होते हैं, हमें प्रूफ ज़्यादा करना पड़ता है। तो हम जब डे 1 पे 2 आएंगे तो मान लिया जाएगा ये कैपेबल है, हमें कैपेबिलिटी दिखानी पड़ती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जब आप एक बार कैपेबिलिटी दिखा लेते हैं फिर स्काई इज़ द लिमिट, फिर दोबारा आपके ऊपर कोई सवाल नहीं होता। तो जो फर्स्ट चीज़ है, जैसे स्कूल में भी आपको थोड़ा अलग करना पड़ता है, जॉब में भी थोड़ा सा अलग करना पड़ता है, लेकिन जब आप कर लेते हैं, ये बात आज भी, और लेकिन मैं अगर इसको ये कहूँ कि सिर्फ इंडिया में नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड का एक फिनोमिना है जिसको प्रधानमंत्री जी ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए इंडिया में है, नहीं, इंडिया में तो जिस दिन फ्रीडम मिला उसी दिन से हमें वोट देने का राइट मिला है। बिल्कुल। जो आज डेवलप्ड कंट्री खुद को कहते हैं ना, उनके वहाँ पे तो वोटिंग राइट के लिए लड़ना पड़ा। बिल्कुल मैम, कुल मिलाकर पूरी दुनिया भर में देखा जाए तो भारतीय नारी सबसे ज़्यादा सशक्त है। निश्चित रूप में बहुत पहले से हमारे घर परिवारों में हमारे यहाँ महिलाओं ने हमेशा आवाज़ बुलंद की है, और चाहे वो फ्रीडम स्ट्रगल्स में अपनी जिम्मेदारी भूमिका निभाना हो या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपनी आवाज़ बुलंद करना हो, महिलाओं ने निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका अदा की है, और आज भी हमारे देश से कई महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, नाम रोशन कर रही हैं। जब मैम
नजफगढ़ की बेटी जब संसद भवन के अंदर प्रवेश की, पहली बार आपने बतौर सांसद संसद भवन के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर कदम रखा, मैम वो फीलिंग्स क्या थी? क्या आपकी आंखें नम थी? क्या मन में भाव चल रहे थे? मन में क्या वो पीछे पूरा जो रिवाइंड था, पूरी जो आपकी जर्नी थी, क्या वो आ रही थी? क्या था, मैं समझना चाहती हूँ उस समय क्या था आपके मन में? देखिए, उस पार्लियामेंट को जिसमें हमने सिर्फ किताबों में देखा या स्क्रीन पर देखा या बाहर से देखा, जब आप एज ए मेंबर एंटर करते हो तो उस सेकंड्स में आपका पूरी लाइफ आपके सामने रिवाइंड हो जाती है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड में। लेकिन उसमें घुसते वक्त मेरे मन में एक भाव था धन्यवाद का नरेंद्र मोदी जी के लिए, कि मेरी फैमिली में कोई पॉलिटिकल नहीं है। कैसे पहुंची मैं वहां तक? अगर वो विमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करते, वो मौका नहीं देते, पार्टी मौका नहीं देती, तो मैं बिल्कुल ग्रास रूट की वर्कर भी रह सकती थी। तो मुझे अगर यहाँ तक पहुँचाया, तो मेरे लीडरशिप ने मुझे वहाँ पहुँचाया। तो अंदर घुसते वक्त जो एक थैंक्स के शब्द थे, परिवार ने मुझे खड़ा किया, लेकिन उस भीड़ में से उठाकर वहाँ रखने वाले अगर कोई थे तो वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, जिनको मैंने पर्सनली ऐसे देखना नहीं होता, 1000 बार मिली हूँ, लेकिन जिन्होंने एक फ़ोन भी मुझे नहीं किया कि हम आपको लोकसभा का टिकट दे रहे हैं, और सीधा टिकट दे दी। क्या बात है! तो कितनी बड़ी बात है। तो आई वॉज थैंकफुल फॉर हिम कि आपने मुझे बिना देखे, बिना जाने, जाना होगा जितना उतना जाना होगा, लेकिन मैंने उन्हें पर्सनली नहीं मिली थी मैं उनसे कभी उस टाइम तक, तो मैं उनके लिए थैंकफुल थी कि, और ये भी मैंने सोचा कि उन्होंने जो मौका दिया है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रूव माई सेल्फ। मैम, ऐसा कौन सा मोड़ था, या मैं कहूँ ऐसा कौन सा निर्णायक मोड़ था अब तक जिंदगी में, जिसने आपकी जिंदगी की पूरी दिशा बदल दी? किसे मानती हैं आप टर्निंग पॉइंट? देखिए, मेरी लाइफ में पॉलिटिक्स में आना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि मैं इस रास्ते पर थी नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन इस टर्निंग पॉइंट में मेरी जो हार थी, वो मेरी लाइफ में मेरे नेचर को मेंटेन करने में या मुझे ग्राउंड की रियलिटी समझने में बहुत हेल्प कर गई। मुझे ये लगा कि आपकी जीत हार मायने नहीं रखती, लोगों से आपके रिलेशन मायने रखते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैं तो हार कर भी बराबर के जीते रिस्पेक्ट पा रही थी। मुझे यहाँ से ये समझ में आया कि जब आप लोगों के बीच में जाके उनकी सुनते हो, उनके लिए कोशिश करते हो, होना ना होना बात की बात है, लेकिन लोग आपसे अगर ये सहमत हो जाएं कि आप उनके लिए खड़े हो, तो वो आपके हमेशा साथ खड़े होते हैं। और ये मेरी लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट है कि आप लाइफ में कहीं भी पहुंच जाओ, लेकिन आपको जड़ों से साथ जुड़कर रहना चाहिए। तो ये मैंने अपनी उस हार से सीखा। बहुत बढ़िया। मैम, लोग आपको एक सशक्त नेता के रूप में जानते हैं। ज़्यादातर अगर मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की बात करूं तो वो ये कहते हैं कि वो हमारी आवाज़ है, हमारी बुलंद आवाज़ है। दुनिया आपको देख रही होती है एक बुलंद आवाज़ के रूप में, लेकिन जब कमलजीत जी को कोई नहीं देख रहा होता तो कमलजीत जी कैसी होती है? कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, मैं इस बात से कम ही अपने आप को कंसर्न करती हूँ। मुझे ये रहता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोगों को जब मैं मिलती हूँ तो हो सकता है उन्हें लगता होगा, लेकिन मुझे हमेशा रहता है कि मेरे इस टर्म में, मेरी इस पोस्ट पे मैं लोगों का क्या कर सकती हूँ, वही मेरी अचीवमेंट होगी। तो इसलिए मैं अकेली हूँ तो भी मेरा माइंडसेट वही होता है, मेरे दिमाग में काम ही घूमते हैं कि ये काम ऐसे कर लिया जाए, ये काम ऐसे कर लिया जाए। और लोगों का जो एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, वो आपको हमेशा उसी माहौल में रहने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि वो तो अपनी बात बताकर चले गए, लेकिन आपको तो उस काम को करना है। तो मुझे लगता है कि बहुत डिफरेंस नहीं आता, धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली आपकी पर्सनैलिटी उसी रूप में ढल जाती है। मैम, लाइफ का सबसे मुश्किल डिसीजन क्या था, और आज जब मुड़कर देखती हैं तो क्या लगता है कि वो सही था या नहीं? मेरी लाइफ अलग अलग रास्तों पर जरूर चली, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने अचानक टर्न लिया। वो कर्व लेते हुए अपने आप चलती रही, फैमिली साथ चलती रही। तो ऐसा कभी कुछ नहीं पाया कि ये खो दिया, खोया मैंने कुछ नहीं। प्रपोर्शनेट कम हो गए, अब फैमिली आवर्स कम हो गए, पब्लिक आवर्स बढ़ गए, लेकिन जीरो नहीं हुए।
तो इसलिए पीछे मुड़कर देखूं तो कोई बहुत तकलीफ नहीं है हर चीज़ में, और ड्यू टू गॉड ग्रेस मेरी फैमिली उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने मुझे हर रूप में ढाल दिया। तो बचपन से लेकर आज तक जो उनके पास था उन्होंने मुझे बेस्ट देने की कोशिश की। लेकिन ये नहीं आपका कह रही। सबसे बेस्ट डिसीजन कौन सा था? मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन, एमपी बनने से पहले मुझे लगता था मैं पॉलिटिक्स में गलत हूँ, क्योंकि मेरी टीचिंग लाइन बहुत अच्छी थी। और फिर उसके बाद मैं कंसल्टेंट थी ओवरसीज एजुकेशन के लिए। मैंने जॉब पहले छोड़ दी थी। आई वॉज डायरेक्टर इन द कंपनी एंड आई वॉज कंसल्टेंट फॉर हायर एजुकेशन। मैंने वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो एजुकेशन के लिए ट्रेवल ना की हो। बिल्कुल। तो मुझे लगता था कि मेरी एजुकेशन फील्ड से मैं ज़्यादा लोगों को भला कर सकती थी। मैं यंग जनरेशन के टच में रहती थी, कौन सा कोर्स करना, क्या करना, कब क्लाउड कंप्यूटिंग आई, कब एआई, कब हमें एचएम करना, होटल मैनेजमेंट करना चाहिए, कब हमें नहीं करना चाहिए। आई वॉज एक्सपर्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो मुझे लगता था यार मेयर ये वो इनसे तो मतलब मेरा काम वहाँ ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मैं एक पूरी जनरेशन को शेप करती थी। हज़ारों बच्चे मुझसे गाइडेंस लेते थे। आज क्या लगता है? आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक पोर्टफोलियो बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ पर आप कंट्री को शेप करते हैं। एज अ मेयर आप सिटी की सिविक एजेंसीज के साथ काम करते हैं। वो काम भी शायद एक्सपर्ट मांगते होंगे, लेकिन मुझे लगता है ये जो पीएम साहब के साथ काम करने का मौका मिला है जी, ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट है। बहुत खूब मैम, बहुत खूब। मैम, एक सवाल इससे पहले कि बहुत सी बच्चियों के जहन में सवाल होंगे। आपने कहा कि आपने अलग अलग फैसले अलग अलग समय पर लिए। हम अगर आपकी पूरी लाइफ की जर्नी देखें, बचपन से आपको कभी किसी ने कुछ काम करने के लिए रोका नहीं, हमेशा आगे बढ़ाया। चाहे वो कॉमर्स में एजुकेशन का फील्ड हो, एलएलबी करना हो, पीजीडीसीए करना हो, एजुकेशन सेक्टर में जाना हो, मेयर बनना हो, समाज सेवा करना हो, या फिर पॉलिटिक्स में जाना हो। सबसे ज़्यादा आनंद आपको किस में आया? और इतनी डाइवर्स फील्ड्स, क्या आप सब कुछ एक साथ सीख लेना चाहती थी, या फिर आप ये तय कर रही थी कि आप इतनी सारी फील्ड्स को एक साथ एकत्रित करके फिर तय करेंगी कि आपको करना क्या है? या फिर क्योंकि बचपन से आप एजुकेशन के फील्ड में रहना चाहती थी, तो आप चाहती थी कि आप बहुत सारा ज्ञान एक साथ एकत्रित कर लें? देखिए, आप लाइफ को ना बहुत लंबे समय तक के लिए जज नहीं कर सकते कि क्या करेंगे, इसलिए आपको चलना पड़ता है। कॉमर्स मेरा इंटरेस्ट था, बीकॉम ऑनर्स मुझे करना ही था। एमकॉम किया, पता नहीं कैसे बीएड कर लिया, टीचर बन गई। लेकिन उस समय कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था। उस समय कंप्यूटर P4 में था, इतने बड़े बड़े बॉक्स होते थे। आप लोटस फोक्स प्रो पे काम करते थे तो कर्सर को आने में कम से कम 20-30 सेकंड लगते थे स्क्रीन के ऊपर जी। आपका कंप्यूटर रूम इससे भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता था। आपको शूज़ बाहर निकालने पड़ते थे। मेरे टाइम पे तो सी इंट्रोड्यूस हुआ था। बिल्कुल, मैंने तो लोटस फोक्स प्रो पे काम किया है, जब कर्सर मूव करता था। तो आज अगर हम इन बच्चों को वो बात बताएं तो बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन आज भी कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पे चलता है, उस टाइम भी बाइनरी सिस्टम पे चलता था। तो जब कंप्यूटर नया आया तो मुझे शौक था कुछ भी नई चीज़ सीखने का। लेकिन एलएलबी वो मैंने फिर बाद में की। जब मैं पॉलिटिक्स में आ गई तो मुझे लगा कि लॉ तो करनी चाहिए। लॉ ग्रेजुएट होना आपको बहुत नॉलेज देता है, क्योंकि आप अगर पॉलिटिशियन के साथ में आपने लॉ भी कर रखी है तो आपको आधी चीज़ें वैसी समझ में आ जाती हैं। मतलब जब आप कानून बनाते हैं तो आपको कानून की पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने पीजीडीसीए पहले किया, बीएड किया, मैंने सीएस का इंटर किया, फिर और भी बीच में जो कुछ भी मेरे रास्ते में आता रहा। मुझे लर्निंग मेरा हॉबी था, कुछ भी नया सीखना, तो मैंने उसके लिए हमेशा किया। तो उसी में ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन एक बात आज मैं 100% कह सकती हूँ, कुछ भी करो वो काम आता है। बहुत आप कुछ भी सीखो वो काम आता है, तो सीखना जरूर चाहिए। निश्चित रूप से सीखना जीवन में बहुत ज़रूरी है। यदि आप कुछ भी सीखते हैं वो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी भी मोड़ पे काम ज़रूर आता है। तो आइए, स्टूडियो में बहुत सी युवती शक्ति मौजूद है, तो सीधे रुख करते हैं आप ही के सवालों पर। मेरा नाम तृप्ति है। मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बताया फैमिली आपकी बहुत सपोर्टिव रही है। मैं आपके मदर पेरेंट्स भी और आपके इन लॉज भी, बहुत सारी अभी भी हैं डॉटर्स जिनका नहीं है ऐसा। हम फिर भी लकी हैं यहाँ पे आ पाई हैं।
बहुत हैं जिन्हें नहीं, कॉलेज तक नहीं जाने दिया जाता। विलेजेस में है, उन्होंने जो विलेज में कॉलेज है वही अटेंड करो, नहीं तो नहीं करो। तो उनके लिए वो कैसे आगे बढ़े, क्या करें, किस तरह से सपोर्ट कैसे उन्हें मिले? जो आपने क्वेश्चन किया है इसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया बदल के रख दी। डिजिटल, आप घर बैठे ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, आप अपनी एजुकेशन ले सकते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। आज आपको खुद के लिए अगर आप अवेयर हो तो कोई लिमिट नहीं है, आपको बाहर कदम भी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टाइम हमारे टाइम पे नहीं था। एक इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी होती थी, वो भी कुछ नहीं, फॉर्म भरने जाना है तो घंटों लाइनों में लगना है। आजकल तो सबका आपका ऑनलाइन होता है। आज का जो सिस्टम है, सिर्फ खुद को ठान लो कि मुझे करना है। और एक बात कहना चाह रही हूँ आप सबको, ये राइट टाइम है। जो सोच लोगे वो बन जाओगे आप, कोई आपको रोक नहीं सकता। और आजकल तो आप कोचिंग भी ऑनलाइन दे सकते हो। गली मोहल्ले के बच्चों को पकड़ के ही पढ़ाना शुरू कर दो, वहाँ से भी अपने खर्चे फॉर्म्स के निकाल लोगे। तो पेरेंट्स के ऊपर आज आप फाइनेंशियल बर्डन भी बिना डाले खुद को जितना चाहते हो उतना पढ़ सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी उस समय। आपकी तो आजकल आपकी क्लासेस, चाहे आपको फर्स्ट सेकंड क्लास से वर्चुअल क्लास लेके ट्यूशन्स करनी, कोचिंग लेनी हो, या आपको यूपीएससी की तैयारी करनी हो, सब कुछ डिजिटल है। तो ये जो गवर्नमेंट ने आपके लिए फैसिलिटीज़ दी हैं, इनको पढ़ लीजिए। जितना पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं बहुत बढ़िया, नहीं करते तो भी बनना है। लेकिन मैं एक बात को आज ये भी कह रही हूँ, जब फैमिली एक स्टेज पर देखेगी ना कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ऑटोमेटिकली सपोर्ट में आ जाएंगे। लेकिन वो चैलेंज ज़रूर है कि एक बार खुद को साबित करना पड़ता है। मेरा नाम भव्य गौतम है मैम। जैसे कि आपने बताया कि आपने 2008 में जो इलेक्शन लड़ा था, आप उसमें किसी रीज़न से नहीं जीत पाई। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर आप वापस पीछे जा सकें और उस चीज़ को ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिससे आपको लगा कि ये फैक्टर पे अगर मैं काम करती तो मैं जीत जाती? मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी जो सीट है वो सबसे बड़ी थी। तो उस समय जब मुझे टिकट मिला, वो मेरी दिल्ली की बीजेपी की लास्ट टिकट थी। सारी टिकट्स मुझसे पहले हो चुकी थी, और जो मुझसे अपोजिशन में जो कैंडिडेट थे वो मुझसे 1 महीने पहले टिकट ले आए थे। उसके बाद भी आप ये समझिए कि वो अपना एरिया एक बार कवर कर चुके थे, उन्होंने दूसरी बार एरिया कवर किया, और मैं पॉलिटिक्स में पार्टी में थी, एरिया में नहीं थी। और मेरा एरिया बहुत बड़ा था, जिसमें द्वारका भी था, गांव भी थी, अनऑथराइज भी थी। तो मैं हर जगह तक पहुंच नहीं पाई लोगों तक। मैं जहां पहुंचती चली गई वो वोट मेरी कन्वर्ट होती चली गई। वरना 52 और 48,000, और उस समय बीजेपी दिल्ली की सत्ता में नहीं आई थी, यानी सिर्फ मैं नहीं हारी थी, काफ़ी लोग हारे थे। लेकिन अगर मैं लोगों तक पहुंच जाती तो मुझे उस बात का बहुत बेनिफिट होता। तो मैं जहां तक, क्योंकि समय की लिमिट थी, 22 दिन में आपने इलेक्शन लड़ा, अगर ये इलेक्शन में तकरीबन 40 दिन का लड़ती तो हो सकता है लोग मुझे पहचानते तो मुझे वोट करते। लेकिन आप ये समझिए कि जो जैसे होता है उसे वैसे होना ही होता है। तो इसीलिए उसी में आपको आगे बढ़ना होता है। टाइम कभी रिवाइंड नहीं हो सकता, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। जो मोमेंट है इसका बेस्ट यूज़ हम करें, पिछली गलतियों से आगे के लिए हम सुधार लें। वो मैंने अपने टाइम में किया भी। जी, अगला सवाल। मैम, मेरा नाम करुणा है एंड बीइंग अ लॉ एस्पिरेंट एंड ऑल्सो वांट टू बी अ फ्यूचर लॉयर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी लॉ स्कूल की जर्नी स्टार्टिंग कैसे रही? बिकॉज लॉ स्कूल में जाने के लिए भी एंट्रेंस देना पड़ता है, उसकी भी तैयारी करनी होती है, और लॉ स्कूल में जाने के बाद इट इज़ एन एंटायरली डिफरेंट एक्सपीरियंस कि आप कुछ थियोरेटिकल लॉ भी पढ़ रहे हो, उसके बाद प्रैक्टिकली मूट कोर्ट्स भी होते हैं, डिबेट्स होती हैं, और लॉ करने के बाद भी आपको उसकी फील्ड में कई चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं, जैसे इंटर्नशिप्स आर कंपल्सरी फॉर लॉ स्टूडेंट्स। आपका कैसी जर्नी रही लॉ स्कूल की एज अ लॉ स्टूडेंट? देखिए, अभी तो 5 ईयर लॉ भी शुरू हो गया है, और 3 ईयर लॉ जाएंगी, क्योंकि आप तो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रही हैं, तो आप तो 3 ईयर लॉ में जाएंगी। तो एक तो बहुत अच्छी बात ये हुई कि जिनको लॉ एज ए कैरियर बनाना है उनको 12th के बाद ही ऑप्शन मिल गई। और इससे भी बड़ी बात, आजकल तो 11th और 12th में भी लीगल सब्जेक्ट आ गया है। इफ़ यू वांट टू टेक 11th में आप ले सकते हैं। तो लॉ बड़ी डिफरेंट फील्ड है। इसमें ये वो फील्ड है जहाँ आपका मेहनत और आपकी डेडिकेशन कहीं भी आपको पहुंचा सकती है। देखिए, हर फील्ड की अपनी एक लिमिट होती है,
लेकिन ये वो फील्ड है जिसमें आप अगर मेहनत करते चले, आपके क्लाइंट का एक बार आपके ऊपर भरोसा हो गया, आपके मेहनत से 2-4 केस आप जीत गए, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसमें प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपकी थ्योरी पढ़ते पढ़ते जितनी आप एज ए इंटर्न कर पाएँ, और मेरा बेटा खुद लॉ कर रहा है, मैं उसे कहती हूँ कि लॉ जब कर रहे हो तो आपका सीनियर आपको जितना डांटेगा आप उतना ही सीखोगे। कारण क्या है, प्रेशर में होता है, तो वो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप फटाफट ये काम कर लाएं। तो इसलिए अच्छी से अच्छी इंटर्नशिप करिए, मूड कोर्स ज्वाइन करिए, और लॉ में आप ये देख लीजिए कि एट द फर्स्ट स्टेज तो आपको गो थ्रू होना है। आप इंटेलिजेंसी से आइडिया नहीं ले सकते कौन सा लॉ क्या कहता है, पढ़कर पता चलेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेज जो लॉ का है उसमें आपको बाय हार्ट पूरी बुक्स को पढ़ना है। आपके बेयर एक्ट्स हो गए या रेफरेंसेस तो आपको बाद में मिलेंगी, तो आपको बाय हार्ट पहले लॉ को लर्न करना है, फिर उसकी प्रैक्टिकल में जाना है। तो ये वो फील्ड है जिसमें आपको मेहनत ज़्यादा अच्छा दिला सकती है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी होती कभी भी, आपका टाइम होता है। तो इसलिए अपने टाइम का इंतज़ार करना चाहिए, और अपना जिस भी लॉ फर्म में जाओ, जिस कॉलेज में जाओ, अपना बेस्ट दो। सक्सेसफुल का एक ही तरीका है, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। इसका कोई सप्लीमेंट हो ही नहीं सकता। मैम, आपने किस लॉ स्कूल से अपनी लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है? मैंने डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से किया, क्योंकि मैं उस टाइम अपना पॉलिटिक्स में भी आ चुकी थी। मैंने क्योंकि लेटर स्टेज में लॉ किया है, तो मैंने वहाँ से लॉ किया। नमस्कार मैम, मेरा नाम अंशु कुमारी है। आपने अभी बताया जैसे कि लड़कियां फिज़िकली स्ट्रांग हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बसेस में और मेट्रोज़ में सीट रिज़र्व होती हैं वुमेंस की। जब वो एंटर करती हैं तो उस सीट पे कोई और बैठा होता है एज अ बॉय या फिर कोई अंकल, तो वो ऑफ़र करते हैं तब तक तो ठीक है, बट कभी कभार ऐसा होता है वो खुद से कहती है कि ये विमेन सीट है, और ये ओपनली है, मतलब जो लड़कियां ओपन है वो ओपनली हैं, जो लड़कियां दब रही हैं वो अभी तक विलेज में दबी हुई हैं। मैम, इसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? क्या मतलब इससे ठीक कैसे किया जाए? अभी भी डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं है थोड़ी बहुत। देखिए, हम मेट्रो में चढ़े, बस में चढ़े, लड़का बैठा, उसको 100% सीट ऑफर करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी एज ग्रुप का है। अंकल बैठे हैं तो अंकल ना करे तो हमें माइंड नहीं करना चाहिए। ये कॉमन सेंस तो बॉयज़ में भी होनी चाहिए कि उन्हें नहीं बैठना है। अगर जब तक कोई लेडी आई है तब तक वो बिल्कुल बैठे, लेकिन लेडी आती ही ऑफ़र करें। तो बॉय का ऑफ़र करना तो हम ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई अंकल बैठे हैं जो हमसे बड़े हैं, तो मैं अपनी जगह हूँ तो मैं उन्हें कहूँ कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, ठीक है ना। मैं अगर हूँ तो ऐसा करें। रही बात है डिफरेंस, हम कितना भी कहीं भी पहुँचे, आज प्रधानमंत्री जी विमेन लीडरशिप को क्यों लाना चाहते हैं, बिना कहे समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करूं, एक सीट पे एक महिला जज बैठी है और एक पुरुष जज बैठे हैं। मान लीजिए कोई बैड टचिंग का है, तो पुरुष जज समझ ही नहीं सकता, महिला जज 1 सेकंड में समझ जाएगी, क्योंकि आज वो महिला जज बेशक हैं, मैं आज देश की लोकसभा की मेंबर बेशक हूँ, लेकिन मैंने तो उन्हीं बसों में ट्रैवल किया है। तो आपके एक इशारे को मैं महसूस कर जाऊंगी, और उन चीज़ों को उन्हें लगेगा अरे क्या, ठीक है ना। यही प्रधानमंत्री जी की सोच है, इसीलिए वो चाहते हैं कि महिला उस जगह पर होगी तो वो बिना कहे समझेंगी। हर बात कहकर भी ना कही जा सकती है ना समझाई जा सकती है, वो तो जो दूसरे वाला उसकी अपनी फीलिंग आपके लिए होती है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग खुद को चैलेंज मान के, और एक बात और, कोई ऐसी चीज़ आपके साथ नहीं हो रही होगी जो इनके साथ या मेरे साथ ना हुई हो। बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसीलिए थट पीछे मेरा रास्ता आ गया, ठीक है ना। बहुत ही निश्चित रूप से आवाज़ आपको खुद बुलंद करनी होगी, यही मैम ने कहा है। अगर एक महिला कदम आगे बढ़ाती है तो वो आवाज़ उठाना भी जानती है, खुद के लिए लड़ना भी जानती है, और समाज के लिए आगे आना भी जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन सवालों के लिए। और मैम, एक शब्द में मैं आपका जवाब लूँगी हम, क्योंकि रैपिड फायर एक राउंड आपके बारे में जानेंगे। मैम, कौन आपको इंस्पायर करता है? पहले मुझे सुषमा जी करती थी, अब प्रधानमंत्री जी करते हैं। टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, एक मोमेंट, एक पल। पॉलिटिक्स में एंट्री। मैम, अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ लाइफ। मेरे पेरेंट्स का मेरे लिए डिसीजन, शायद उसने मुझे बहुत रास्ता दिया। वो मुझे वहाँ ना कह देते तो शायद नहीं,
तो अनफॉरगेटेबल मोमेंट है कि उन्होंने हेजिटेट करते हुए भी मुझे यस किया। मैम, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ? मेरी फैमिली के मोमेंट ही मेरे लिए हैप्पीएस्ट होते हैं। तो अब जब MP बनी हूँ तो फैमिली एक्सटेंड हो गई है, BJP मेरी फैमिली हो गई है। ऐसा पर्टिकुलर तो नहीं, लेकिन मेरा संसद में चुनकर आना और प्रधानमंत्री जी के टेन्योर में काम करना, मुझे वो लगा कि मेरे हैप्पीएस्ट मोमेंट है कि मैं इस टाइम पर आई। मैम, सैडेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ? मेरे फादर नहीं रहे। मैम, कौन है जिसका जिक्र आपके चेहरे पर मुस्कान ले आता है? मेरे हस्बैंड। मैम, ये बताइए, अगर कोई ऐसा पल जिसने इतना तोड़ दिया कि आंखों में आंसू आ गए, वो पल अगर आज याद करती हैं तो कौन सा होगा? आप बहुत मेहनत करते हैं और जब आप हारते हैं, उस हार को आप एक्सेप्ट तो करते हैं, लेकिन वो मोमेंट बहुत तोड़ता है। मतलब ठीक है, आपको उठकर चलना पड़ता है, चलना ही चाहिए, लेकिन तोड़ तो वो देता ही है, आपको दोबारा हिम्मत लानी पड़ती है। तो मेरी हार मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है। मैम, आप राजनेता ना होती तो क्या होती? मैं टीचर बन गई थी, लेकिन पसंद से होती तो मैं IPS होती, लेकिन मैं टीचर बन चुकी थी। आज पीछे मुड़कर लाइफ में खुद को एक सलाह देना चाहेंगी तो वो क्या होगा? मुझे लगता है कि मैं एजुकेशन से शायद ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती हूँ कि वहाँ मेरा कुछ और अच्छा हो गया होता तो मुझे लगता है वो शायद और अच्छा होता। क्या आपके मन को सबसे ज्यादा सुकून देती है, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन? म्यूज़िक सुनना काफ़ी अच्छा लगता है, राहत देता है। बुक्स पढ़ना। अगर आप कभी लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहें तो वो कौन सा डेस्टिनेशन होगा जो आपको अपनी ओर खींच लेगा? हिल का कोई भी डेस्टिनेशन हो सकता है, मतलब ऑल इक्वल, लेकिन हिल साइड। मैम, मातृत्व, पहली बार माँ बनने का जो सौभाग्य आपको मिला, उस समय मन में पहला विचार क्या आया? बहुत ज़्यादा जुड़ाव उस नन्हे से जो कभी देखा नहीं होता। मैम, आपकी बेटी आपके लिए क्या मायने रखती है? बहुत ज़्यादा। शायद जो उस समय पे सब कुछ होते हुए भी कुछ कमियां रही, मुझे लगता है उसको गाइडेंस में या अपॉर्चुनिटीज़ में कोई कमी ना रह जाए। जो कभी IPS बनना चाहती थी, एजुकेशनिस्ट रही और आज राजनेता हैं, वो अपनी बेटी को क्या बनते हुए देखना चाहेंगी? मैं उससे यही चाहूँगी कि उसकी UPSC क्लियर हो, वो कंट्री को सर्व करे, नॉट एज अ नेता, एज अ ऑफिसर। तो इस खूबसूरत सी जिंदगी के नाम आपका एक खूबसूरत सा संदेश हर उस महिला के नाम जो शायद आपसे इंस्पायर हो या आपसे कुछ जान लेना चाहे, सीख लेना चाहे। खुद को किसी को टेक इट ग्रांटेड मत समझने दीजिए, खुद की वैल्यू बनाकर रखिए। खुद को हर चीज में हम अकेले कर पाए इतना कैपेबल खुद को रखना है, लेकिन औरों को महसूस नहीं होने देना, औरों की जरूरत हमें हमेशा रखना है। बिल्कुल, जब इरादे मजबूत हो और सोच साफ हो, तब राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं, समाज सेवा का माध्यम बनती है। यही है कमलजीत जी की पहचान और यही है उनका अपना आसमान। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपने जीवन के इस सफर को हमारे साथ साझा करने के लिए, हमें इंस्पायर करने के लिए और हमें जीवन की सही राह दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और इसी के साथ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति, अपनी मौजूदगी के साथ चार चांद लगाने के लिए। और अंत में यही कहना चाहूंगी कि अगर इरादे नेक हों तो आसमान की उड़ान आप भी भर सकते हैं, बस बुलंद हौसले चाहिए। तो इसी बुलंद हौसलों के साथ अपने हर सपने को जिएं और इस ऊंचे उन्मुक्त अपने आसमान में अपनी उड़ान जरूर भरें। इसी के साथ अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, न देश बनाने चली। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।